हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस चल रही थी फिजिक्स की, उसके अंदर जो हमारा पेपर फर्स्ट चल रहा था मैकेनिक्स का, और मैकेनिक्स का पेपर चल रहा है। उसके अंदर आपकी यूनिट नंबर शायद सेकंड चल रही है या फिर थर्ड चल रही है, इसका मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन मैं टॉपिक वाइज चला रहा हूँ। ठीक है, यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में यूनिट डिफरेंट है, किसी के अंदर पहली तीसरी है और तीसरी पहली है, इस प्रकार से डिफरेंट हो रही है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से मैच खाए टॉपिक, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और कुछ के कमेंट आते हैं कि आप उससे सेम टू सेम करवा रहे हो, उसका छाप दिया आपने, इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक बात कह देता हूँ, और उनको बारी बारी से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सिलेबस नहीं करवा रहा हूँ, कोई प्रॉपर बुक आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, और वो तो आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या तो आपको सारथी से मिलेंगे, या फिर पार्थ से मिलेंगे, या फिर आपके सुमित पब्लिकेशन से मिलेंगे, या जिस भी स्टेट से है आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपका जो भी आपका चल रहा है, जो भी आपका सोल्ड गाइडेंस चलता है, जो भी सोल्ड पेपर आपका चलता है पब्लिकेशन का, उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए और टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है थोड़ा टफ है, कुछ स्टेप इसके अंदर थोड़ी समझ में नहीं आएंगी, और कुछ स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन टफ है। ये एक ही टॉपिक है जो हमारे से मैकेनिक्स के अंदर टफ है थोड़ा, इसका इतना चांसेस भी नहीं बनता एग्ज़ाम में आने का, लेकिन मेरा कराना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है पीछे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला आपका रदरफोर्ड प्रकीर्णन। क्या होने वाला है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग। क्या होने वाला है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग होने वाला है। इसके बारे में क्या होता है समझते हैं, देखना ध्यान से। रदरफोर्ड प्रकीर्णन क्या होता है? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को धातु की पतली परत से होकर गुजारने पर पाया कि अल्फा कणों का विस्तारण होता है। क्या होता है? विस्तारण होता है। यह विस्तारण प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे ही अल्फा कण को धातु की पतली परत से गुजारते हैं, तो रदरफोर्ड ने पाया कि जो विस्तारण होता है, उससे जो अल्फा कणों का अलग अलग दिशाओं में जो विस्तारण होता है, वह क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, अब वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के लिए सर्वप्रथम प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब ये चीज़ें क्यों की उन्होंने? कोई चीज़ की कमी थी इसलिए तो की ना, कोई रिसर्च करनी थी, कोई पेटेंट करना था, उसके लिए तो ये की थी। तो क्या हो गया, इसे क्यों किया गया? क्योंकि रदरफोर्ड चाहते थे किसकी खोज करना? नाभिक की खोज करना। तो उन्होंने नाभिक की खोज करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रकीर्णन का प्रयोग किया? इस प्रकीर्णन प्रयोग का अपना प्रारंभन किया। जैसे प्रारंभ किया तो उनके अनेक निष्कर्ष निकले, वो कौन कौन से हैं वो आगे चलता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। ध्यान से फोकस करना है कि चीज़ को समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेप इसके अंदर हार्ड हैं जो कि समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बार बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अकेले में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अकेले सीखोगे वही ज़्यादा याद रहेगा। ये तो सिर्फ एक गाइडेंस की तरह काम करेगा कि इसमें ऐसा करना है। ठीक है, तो यदि प्रकीर्णित परमाणु की संख्या क्या ले लें हम? Z ले लें। जो प्रकीर्णित परमाणु होते हैं आपके स्कैटरिंग जो एटम होते हैं, वो क्या ले लें हम? Z ले लें। उनके नंबर क्या ले लेते हैं? Z ले लेते हैं। नाभिक प्रवेश हो जाएगा आपका 2e, यानी कि या फिर Ze। नाभिक पर आवेश क्या हो जाएगा आपका? Ze हो जाएगा। अल्फा कण पर आवेश क्या हो जाएगा? 2e हो जाएगा। अतः कूलाम का प्रतिकर्षण बल, अब कूलाम का नियम हम सब जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r² होता है। उसके अंदर क्या करना है हमें? एक तो हमको Ze रखना है और एक 2e रखना है। ये दोनों आवेश हो गए, इनका मल्टीप्लाई करके अपन में r² हो जाएगा। ये आपका एकांक सदिश है। तो कूलाम का नियम से क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? F इक्वल आपका हो जाएगा KZe 2e अपॉन में r² इंटू r के इक्वल में K अपॉन r² इंटू r के। इसको हम समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखिए, ये तो थी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें आगे चलते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को, इसी कूलाम वाले एनर्जी वाले फॉर्मूले को अगर हम एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र करें, कन्वर्ट करें, एनर्जी के रूप में देखें, तो किस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है आपका स्थितिज ऊर्जा के लिए। U बराबर, इसमें लिमिट आपकी डिफाइन करनी पड़ेगी माइनस अनंत से लेकर आपकी R माइनस F इंटू डी आर। अब डी आर एफ इंटू डी आर कूलाम का नियम लगा, यहाँ पर आपका K अपॉन R आ जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहाँ से हमें समाकलन करने के बाद में जो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ? U बराबर KU प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? U बराबर में KU प्राप्त होता है। और
इसी प्रकार u बराबर में 1/r, ये हो गया समीकरण नंबर 3। क्या हो गया? समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 का जो ये वाला पॉइंट है आगे जाकर काम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए अब ये डायग्राम है थोड़ा, इस डायग्राम को मैं जैसे जैसे थ्योरी बताऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। माना अल्फा कण अनंत दूरी से नाभिक की ओर p0 दिशा में v वेग से गति कर रहा है। माना कोई अल्फा कण है, ये अनंत से p0 की ओर, ये वाला p0 पॉइंट है, इसकी तरफ आ रहा है, किस वेग से? v0 वेलोसिटी से। देखो ये आ रहा है, यहाँ पर देखो v0 वेलोसिटी से आ रहा है कण, और तो कण की प्रारंभिक कुल ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है। प्रारंभ में जैसे ही कण प्रारंभिक स्थिति में होता है तो इसकी कुल ऊर्जा का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अब तब उसकी गति ऊर्जा की तुल्य होगी। जो उसकी गति है वो किसके तुल्य होगी? उसकी जो एनर्जी है उसकी क्या होगी? आपकी तुल्य होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर ये गति ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा है। क्या? आपकी गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट है गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपका गतिज ऊर्जा किसके तुल्य होगी? गतिज ऊर्जा के तुल्य होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर में हाफ mv², लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपकी? v0 है, तो v0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। m यहाँ पर क्या है? अल्फा कण का द्रव्यमान है। क्या है? अल्फा कण का द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है इस टर्म के अंदर, ऐसे जो प्रकीर्णन प्रयोग है इसके अंदर, जो हम उसके अलावा अगर एनर्जी की बात करें तो वो क्या होती है, इसको टोटल एनर्जी से घटा देते हैं। तो u बराबर ई माइनस का j²u²/2m, j²/2m, यहाँ पर u का थीटा के सापेक्ष कैलकुलेट कर दिया, du/d का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। अब देखो इसमें क्या करेंगे आगे, वो ध्यान रखने योग्य बात है। अब इसमें u का मान रखना है। देखो मैंने बताया था आपको कि ये काम आएगा, u बराबर ku, काम आया कि नहीं आया? देखो u का मान u बराबर ku रखने पर, अब इसी समीकरण के अंदर u बराबर ku रख दिया, e माइनस j²u²/2m, और यहाँ पर j² कॉमन ले लिया, 2m बाहर आ गया, ये दोनों कॉमन आ गए, और यहाँ पर जो u है उसका थीटा के सापेक्ष क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। क्या हो गया आपकी? इक्वेशन नंबर 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखो इसी प्रकार, अब इस वाले du/d को स्क्वायर को इस तरह कॉमन ले लेंगे, प्लस में आपका u² हो जाएगा, बराबर में 2m/j², ये पीछे वाले इक्वेशन से आ रहा है, e माइनस का ku। देखो इससे, ये इससे आ रहा है आपका, इस समीकरण से आपका आ रहा है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो इस चीज़ से आ रहा है ∂u/∂θ का स्क्वायर प्लस में u² बराबर में 2m/j², ये u² आपका चला गया यहाँ पर, प्लस में माइनस में था, और e माइनस का आपका ku हो जाएगा यहाँ से। देखो ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो स्टेप है ये डिफिकल्ट है। अब यहाँ आगे देख सकते हैं आप, यदि अल्फा कण की प्रारंभिक दिशा p0 पर नाभिक n की स्थिति में एक लंब nm डाला जाए तो यह लंब दूरी b संघात प्रचर्य कहलाती है। यहाँ पर लंब देखो nm लंब ये वाला ये रहा, देखो ये nm लंब डाल दिया, ये क्या कहलाता है? संघट्य प्राचल कहलाता है। क्या कहलाता है? संघट्य प्राचल कहलाता है। n के सापेक्ष अल्फा कण का कोणीय संवेग क्या होगा? अब n के सापेक्ष जो अल्फा कण का कोणीय संवेग है वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका j बराबर mv0b। क्या होगा? j बराबर mv0b। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि v0 बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 2e/m। क्या होता है? अंडर रूट में 2e/m। ये रूट के अंदर आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे। अब समीकरण 7 से j का मान रखने पर, अब समीकरण 7 से हमें j का मान प्राप्त हुआ था ये वाला, इसका मान इसके अंदर रख देंगे। जैसे समीकरण 7 से j का मान समीकरण 8 में पुट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी, वो आएगी ∂u/∂θ का स्क्वायर प्लस में u² इज इक्वल 1/b² माइनस का 2u/p, क्योंकि p कहाँ आ गया आपका? mv के स्थान पर आ गया, क्योंकि संवेग होता है p और mv बराबर में संवेग होता है। तो p बराबर आपका हो जाएगा 2e b² और अपॉन में k। देखो ये वैल्यू आपकी p की,
इसकी जगह क्या आ गया P। अब देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल 1/b² माइनस 2u अपॉन में P माइनस का u स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा आपका 1/b² प्लस 1/p² माइनस का 1/p प्लस का u आ गया। अब फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, ये थीटा के इक्वल लेना है क्योंकि हमें संगठित प्राचल याद करना है, थीटा के इक्वल लेना है, थीटा कोण याद करना है ना, जो आपका रदरफोर्ड है उसके अंदर एंगल याद करना है, प्रकीर्णन कोण है। अब देखो थीटा याद करने के लिए क्या होगा, यहाँ से थीटा याद करेंगे तो ये डी के नीचे में चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर से, ये इधर वाला पार्ट इधर बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, रूट का हो जाएगा आपका 1/2 हाफ। ठीक है, तो आगे देखिए। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के पश्चात हमारे पास में प्राप्त होगा कोस इनवर्स u प्लस 1/p 1/b² प्लस का 1/p² की पावर हाफ इज इक्वल थीटा। अब u प्लस 1/p ये वाला बराबर में आपका हो जाएगा 1/b² प्लस 1/p² की पावर हाफ कोस थीटा, कोस माइनस का थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा, तो अब क्या हो गया कोस थीटा। ठीक है, अब u प्लस p² यहाँ पर जैसे इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होता है ये वाला p² प्लस का 1 का पावर हाफ कोस थीटा। अब माना e बराबर p² प्लस का 1 की पावर हाफ या फिर p बराबर b अंडर रूट में e² माइनस का 1 इज इक्वल 9। ये होगी समीकरण नंबर आपकी 9। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 9। अब यूपी बराबर 1 बराबर ई कोस थीटा। अब यहाँ पर जो यूपी है उसके बराबर 1 कोस थीटा रखना है या फिर ई कोस थीटा रख देना है या फिर 1 रख सकते हो। जैसे हम रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 1/u बराबर आर इज इक्वल p/e कोस थीटा माइनस का 1। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 10। क्या होगी इक्वेशन नंबर 10। अतः यह समीकरण अति प्रवल्य का है। अतः प्रतिकर्षी केंद्रीय बल के अधीन गतिमान कण का पथ क्या होता है आपका अति प्रवल्य होता है। और ये इसके अंदर देखा होगा आपको डायग्राम, देखो ये रहा, ये कण का पथ कैसा है आपका अति प्रवल्याकार है ना, जो गतिमान कण है उसका पथ कैसा है अति प्रवल्याकार है। तो समीकरण अति प्रवल्य का है। अतः प्रतिकर्षी केंद्रीय बल के अधीन गतिमान कण का पथ कैसा होता है आपका अति प्रवल्य होता है। संगठित प्राचल और प्रकीर्णन कोण में संबंध पूछता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, इनको ध्यान से देख लेना। ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। जो संगठित प्राचल और प्रकीर्णन कोण है उसके अंदर संबंध क्या होता है, वो होता है आपका b बराबर में 2ze² में 4 पाई समेशन नोट mv0 का स्क्वायर इंटू कोट 5/2। ये होता है आपका संगठित प्राचल और प्रकीर्णन कोण के मध्य संबंध। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और किसी को फिर भी डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से तैयार देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में। ठीक है, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। चैनल पर सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं। और कमेंट की जरूरत आना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूरत आना, उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा। और आई होप समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका नोटिफिकेशन उसको ऑन कर देना, ताकि जैसे मैं नई क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।